देर मत करो बिल्कुल भी। मैंने कही थी उनसे। हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अरुण सक्सेना एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं रोजगार विद अंकित ऑफिशियल ऐप पर। आप सभी प्यारे बच्चों का क्या कर रहे हैं? प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं अरुण सक्सेना एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं रोजगार विद अंकित ऑफिशियल ऐप पर। आप सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। जल्दी से क्लास से आप सभी लोग जुड़ेंगे। आपकी पसंदीदा क्लास हो चुकी है प्रारंभ। अंतिम क्लास के तहत मैंने आप लोगों को एक टॉपिक कराया था जिसका नाम था ज्वालामुखी, और इसके साथ ही एक नया टॉपिक आज की क्लास में स्टार्ट में कराऊंगा और उस टॉपिक का नाम है वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। इस टॉपिक की शुरुआत जिससे पहले मैं करूं उससे पहले आप सभी से अनुरोध, जल्दी से क्लास से जुड़ें। ललितेश प्रजापति जी, सौरभ कुमार जी, इंद्रेश जी, पवन जी, आप सभी लोग इस समय क्लास में लाइव आ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी का। जो नहीं आए हैं क्लास में अभी तक लाइव, वो फटाफट से आइए, क्लास स्टार्ट करते। ठीक है जी, ठीक है। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं प्यारे बच्चे हम लोग वायुमंडल की। आखिरकार वायुमंडल होता क्या है? वायुमंडल आखिरकार होता क्या है? एटमॉस्फेयर आखिरकार होता क्या है? देखिए, ये पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों ओर गैसों का आवरण पाया जाता है। गैसों का आवरण, हवाओं का घेरा पाया जाता है। किसके चारों ओर पाया जाता है? पृथ्वी के चारों ओर पाया जाता है। गैसों का आवरण, हवाओं का आवरण, एक घेरा, एक कवर। और वो जो घेरा है, वो जो कवर है, वही वायुमंडल कहलाता है, वही एटमॉस्फेयर कहलाता है, वही एटमॉस्फेयर कहलाता है, वही वायुमंडल कहलाता है। ठीक है जी, वही क्या कहलाता है? एटमॉस्फेयर। वही क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है। ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी पर टिका हुआ है। जैसे पृथ्वी अपने धरातल की ओर, अपने केंद्र की ओर एक बल लगा रही है, गुरुत्वाकर्षण बल, और उस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वॉल्यूम कम है। हेलो, अब वॉल्यूम तेज कर दिया भाई, कर दिया तेज कर दिया। तो कहने का मतलब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही ये वायुमंडल पृथ्वी पर टिका हुआ है। और भी तेज कर देता हूं थोड़ा सा, अब और अच्छी तरीके से आएगी आवाज मेरी, परेशान मत होइए। अब बड़ी आवाज, हाँ अब तेज हो गई, पंखा भी बंद कर दिया, अब एकदम से क्लियर आएगी आवाज। ठीक है जी, चलिए भैया। तो कहने का मतलब वायुमंडल क्या होता है, क्यों पृथ्वी पर टिका हुआ, ये वाली बात मैं आप लोगों को बता रहा था। अब बात करेंगे कि पृथ्वी का वायुमंडल आखिरकार बना किस किस चीज से है, इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में।
है, कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं? ठीक है जी, अब सही है ना? थोड़ा जल्दी खत्म करिए इस टॉपिक को। टॉपिक विपिन कुमार जी बुरा है ये? टॉपिक तो अच्छा है यार। चलिए, किन किन चीजों से मिलकर आपका वायुमंडल बनता है? तो यहां पर आपको वो चीजें दे रखी हैं जिन चीजों से वायुमंडल मिलकर बना हुआ है। अनूप मौर्य जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। वायुमंडल के संगठन की चर्चा करें, तीन चीजों से मिलकर पृथ्वी का वायुमंडल बना हुआ है। पहली चीज है जलवाष्प, दूसरी चीज है गैसेस और तीसरी चीज है डस्ट पार्टिकल्स, धूलकण। इन तीन चीजों से मिलकर अपना वायुमंडल बनता है। सबसे पहले मैं गैसेस की चर्चा करूंगा। गैसेस से जितने क्वेश्चंस आ सकते हैं वो क्लियर कराने का प्रयत्न मैं आप लोगों को करूंगा। यहां पर पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद प्रमुख गैसों के नाम दिए गए हैं और वे गैसेस आपके सामने हैं। आपको नाइट्रोजन गैस पृथ्वी के वायुमंडल में मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, ऑर्गन मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, ओजोन गैस मिलती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलती है। ये गैसें पृथ्वी के वायुमंडल में बहुतायत में पाई जाती हैं। ये गैसें पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में बहुतायत में पाई जाती हैं। ठीक है जी, सबसे पहले मैं चर्चा किस गैस की करूंगा? सबसे पहले मैं चर्चा नाइट्रोजन गैस की करूंगा। किस गैस की चर्चा करूंगा? नाइट्रोजन गैस की चर्चा आपके साथ करूंगा। नाइट्रोजन गैस, इसे शॉर्ट में क्या कहा जाता है? इसे शॉर्ट में N2 कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शॉर्ट में N2 कहा जाता है, नाइट्रोजन कहा जाता है। दुबई के बारे में कुछ बता दीजिएगा। दुबई में क्या सिलेबस में तो ही नहीं है दुबई के बारे में मैं बताऊं क्या भाई? आप दुबई के बारे में क्यों बता रहे हैं? कोई विशेष बात? मथुरा नगरी से कृष्णकांत गुर्जर जी का स्वागत। तुमने तो भर दी पूरी स्लाइड। चलो इधर आ जाओ, नाइट्रोजन के बारे में पढ़ लो। क्या क्वेश्चन बनेंगे भाई नाइट्रोजन के बारे में? प्यारे बच्चे, नाइट्रोजन के बारे में अगर हम चर्चा करें तो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में मिलने वाली गैस अगर कोई है तो वो कौन सी है? वो नाइट्रोजन गैस है। यानी कि पृथ्वी के वायुमंडल में इसकी सबसे ज्यादा मात्रा है। किसमें? गैसों में। गैसों का कुल अनुपात जो है उसका लगभग 78.08% अकेली नाइट्रोजन गैस ही हम लोगों को मिलती है। 78.08% अकेली क्या मिलती है? नाइट्रोजन गैस ही देखने को मिलती है। 78.08% कौन सी गैस देखने को मिलती है? नाइट्रोजन गैस ही हमें देखने को मिलती है। अच्छा, अगर हम बात करें तो इसकी सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाली गैस है, कितनी मिलती है? 78.08%। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें भाई नाइट्रोजन गैस के बारे में, कुछ और चीजों की चर्चा करें तो देखो, ये नाइट्रोजन गैस जो है प्रत्यक्ष रूप से हमारे लिए लाभदायक नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से लाभदायक बहुत है। लेग्यूमिनस कुल के पौधे जैसे दाल इत्यादि जो हैं वो क्या करते हैं? वायुमंडल की नाइट्रोजन को जमीन में स्थिर कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं नाइट्रेट के रूप में। और उस नाइट्रेट को पेड़ पौधे जो, अन्य पेड़ पौधे जो है वो पोषक तत्वों की भांति प्रयोग करते हैं। और पेड़ पौधों से हमारा जीवन चल रहा है, हम भोजन प्राप्त करते हैं, बहुत सारी चीजें, ईंधन प्राप्त करते हैं, छाया प्राप्त करते हैं। बहुत प्रकार से पेड़ पौधे हमारे लिए लाभदायक होते हैं। तो इनडायरेक्टली नाइट्रोजन गैस भी हमारे लिए बहुत लाभदायक है बच्चे। ठीक है जी, चलिए, तो नाइट्रोजन गैस के बारे में जो तथ्य लिखित मैंने अभी बताया वो लिखित रूप में यहाँ पर मौजूद हैं। मात्रा इसकी 78.08% है लगभग में। पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन ही है। और लेग्यूमिनस कुल के पौधे वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में जमीन में भंडारित कर देते हैं। ये तीन तथ्य मैंने नाइट्रोजन के बारे में बताए हैं। तीनों तथ्य आपके सामने हैं, अंग्रेजी हिंदी दोनों में सामने हैं। फटाफट से आप इसको कॉपी कर सकते हैं। मैं अब आगे बढ़ने वाला हूं और आपको लेकर चलने वाला हूं ऑक्सीजन गैस के बारे में। इस टॉपिक को मैं पर्यावरण से भी जोड़ दूंगा, एटमॉस्फेयर से भी जोड़ दूंगा।
जो एटमॉस्फेयर से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं वो सारे के सारे इश्यूज इसी क्लास में आपको कवर करा दूंगा। ठीक है जी, चलिए आप बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। अमन जायसवाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। सर जी पीछे से आवाज आ रही है, बच्चों की घंटियां धीरे धीरे से बज रही हैं, रुक जाओ तो फिर आवाज बंद कर देता हूं। अब मैंने दरवाजा बंद कर दिया, पीछे से आवाज भी नहीं आएगी ना घंटी बजेंगी। सर एसी में लीकेज पता लगने पर क्या किया जाता है? भाई इस संबंध में मुझे जानकारी नहीं है, इस संबंध में मुझे जानकारी नहीं है। आप एसी बंद कर दो तुरंत तत्काल, अगर ऐसी बात है तो। और लीकेज हो रही है तो भैया तुरंत आप जो है इससे संबंधित इंटरनेट पे यूट्यूब पर देखो, पूछताछ करो, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं भाई इस संबंध में। सर एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो जाएगा कि इस क्लास से काफ़ी सहायता मिलेगी भाई? सर बीच बीच में क्लास बंद क्यों हो जाती है? विषय कब तक खत्म होगा? इस महीने के लास्ट तक ये ज्योग्राफी सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा भाई, लिख लिया होगा आपने। ऑक्सीजन गैस की बात करते हैं बेटा, दूसरे नंबर पे। ये ऑक्सीजन गैस है बच्चे, और ऑक्सीजन गैस को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं? O2, इसका फॉर्मूला है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन गैस बहुत महत्वपूर्ण है भाई। एक तो ऑक्सीजन प्राणदायिनी गैस है हम लोगों के लिए, मानव के लिए, प्राणियों के लिए, क्योंकि हम श्वसन क्रिया के दौरान ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं। ऑक्सीजन गैस को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर छोड़ते हैं। तो प्राणदायिनी गैस है। वायुमंडल में इसकी मात्रा जो है दूसरे नंबर पे सर्वाधिक है, यानी कि इसका प्रतिशत वायुमंडल में 20.95% है, जो दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा है पृथ्वी के वायुमंडल में, अर्थ के एटमॉस्फेयर में। 20.95% के आसपास ऑक्सीजन गैस पृथ्वी के वायुमंडल में देखने को मिलती है। 20.95% मात्रा में देखने को मिलती है बच्चे। बोलो क्लियर है? चलिए इसके बाद अगर हम चर्चा करें ऑक्सीजन गैस की, ये अग्निदाहक गैस भी है। अग्निदाहक गैस, आग को जलाने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है ऑक्सीजन गैस की। अग्निदाहक गैस भी है ये, आग को जलाने में महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। कौन सी गैस है? आपकी ऑक्सीजन गैस, अग्निदाहक गैस है। आपने देखा होगा एक प्रयोग हम बताते हैं कि जैसे मोमबत्ती जल रही है, कांच का टुकड़ा, कांच का गिलास ऊपर से रख दिया, जलती हुई मोमबत्ती बुझ गई। जलती हुई मोमबत्ती बुझ गई क्योंकि ऑक्सीजन का सप्लीमेंट बंद हो गया। इसलिए आग जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, अदरवाइज फिर आग जलेगी नहीं। ठीक है जी, यानी कि मैंने जो चीज़ें आपको बताई ऑक्सीजन के बारे में वो यहाँ पर लिखी हुई हैं। 20.95% इसकी लगभग में मात्रा है वायुमंडल में। वायुमंडल में दूसरी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है प्राणदायिनी गैस है, और अग्निदाहक गैस भी यही है भाई। कौन सी? ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस के बाद तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस ऑर्गन है। मैं ऑर्गन की चर्चा आपसे करने वाला हूं, अब ऑर्गन के संबंध में आपसे चर्चा होगी। आप फटाफट से इसको कॉपी कर लीजिए, जल्दी से कॉपी कर लीजिए। ठीक है जी, चलिए बहुत अच्छा। सर आई एम ब्लॉक हो का? योगेश कुमार जी तुम बिल्कुल ब्लॉक नहीं हो बेटा। हाँ बेटा, हरिद्वार चौहान जी, एनटीपीसी एग्जाम के लिए इस क्लास से काफी फायदा मिलेगा। जहां भी आप भूगोल जिस एग्जाम के सिलेबस में है, हर उस एग्जाम में आपको काफी सहायता मिलेगी। भूगोल एक ही है, अलग अलग भूगोल नहीं है। भारत एशिया में है, भारत उत्तरी गोलार्ध में है। चाहे मेरे मुंह से सुन लो, चाहे अन्य टीचर के मुंह से सुन लो, रहेगा उत्तरी गोलार्ध और एशिया में। ठीक है जी, चलिए। हाँ, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो आग ना लगेगी भैया। ऑर्गन गैस, ऑर्गन गैस की चर्चा करते हैं। इसको हम कहते हैं AR। इसकी मात्रा पृथ्वी के वायुमंडल में कितनी है? 0.93% है। पृथ्वी के वायुमंडल में इसकी क्वांटिटी 0.93% है। कितने परसेंट है? 0.93% है। अर्थ के एटमॉस्फेयर में इसकी क्वांटिटी 0.93%, यानी कि तीसरी सबसे ज्यादा मात्रा में मिलने वाली गैस है ऑर्गन।
लेकिन ऑर्गन एक अक्रिय गैस भी है। अक्रिय गैस, इसका मतलब क्या है कि ये इनएक्टिव गैस है। इसका मतलब है कि ये अक्रिय गैस है, यानी कि ये इनएक्टिव गैस है। कैसी गैस है? इनएक्टिव गैस है, अक्रिय गैस है, इनएक्टिव गैस, अक्रिय गैस। ये जो अक्रिय गैस है, इसमें एक शब्द लिखा हुआ अक्रिय। अक्रिय का मतलब क्या होता है? यानी कि ये गैस साधारण तौर पर अन्य गैसों के साथ रिएक्शन नहीं करती है ना। साधारण तौर पर अन्य गैसों के साथ रिएक्शन नहीं करती, अभिक्रिया नहीं करती, इसीलिए इसे अक्रिय गैस कहते हैं। क्या पृथ्वी के वायुमंडल में और भी अक्रिय गैसें हैं? बहुत सारी अक्रिय गैसें हैं। जेनन, जेनॉन, रेडॉन, हीलियम, क्रिप्टन, ठीक है जी, क्रिप्टन। ये सब क्या है? ये सब अक्रिय गैसें हैं। क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, हीलियम, सारी की सारी इनएक्टिव गैसेस हैं, अक्रिय गैसेस हैं भाई। बोलो क्लियर है? बोलो समझ में आया? ठीक है भाई, चलिए तो भैया ऑर्गन की चर्चा हम लोग करते हैं। ये एक अक्रिय गैस है, एक इनएक्टिव गैस है, नोबल गैस भी हम लोग इसको कहते हैं, अक्रिय गैस को ही कहते हैं। अर्थात ये अन्य गैसों के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, अदर गैसेस के साथ रिएक्शन नहीं करती। अन्य अक्रिय गैसें कौन सी हैं? अन्य अक्रिय गैसें क्रिप्टन है, जेनॉन है, नियोन है, रेडॉन है, हीलियम है। ये अदर इनएक्टिव गैसेस हैं, ये अन्य अक्रिय गैसेस हैं पृथ्वी के वायुमंडल में। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। फटाफट से इसको भी कॉपी करेंगे। अब मैं सबसे महत्वपूर्ण चीज की ओर आगे बढ़ने वाला हूं, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ये मात्रा में तो कम है, छोटी है, लेकिन खोटी बहुत है। यहां से पर्यावरण में भी सवाल उठते हैं और यहां से वायुमंडल नामक टॉपिक से भी सवाल उठ सकते हैं, इसलिए पूरा पूरा कराया जाएगा, ठीक है जी। गैस का नाम कैसे दिया जाता है? जो खोज लेता है भैया वही नाम दे देता है, ठीक है भैया। चलिए भैया, बहुत बढ़िया। दोबारा भी बता दिए, देखो हर चीज दो बार होती है मेरी क्लास में बेटा, एक बार तो कोई चीज होती नहीं, एक बार ओरली, एक बार रिटन तौर पर, और फिर मैं लिखवा भी देता हूं, ठीक है। हाँ चलिए भाई, बहुत बढ़िया। संजय कुमार जी, सबके कमेंट मेरे पास आते हैं बच्चे, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसके कमेंट ना आते हो। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, CO2, ये गैस बहुत महत्वपूर्ण है भाई। परसेंटेज तो बहुत कम है, 0.036%। क्वांटिटी कितनी है? 0.036% क्वांटिटी है इसकी, 0.036% क्वांटिटी है मात्र इसके बच्चे। लेकिन ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये जो CO2 गैस है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये CO2 गैस प्रभावकारी बहुत है। कैसे? अब सुन लो। पृथ्वी है ये, अर्थ के एटमॉस्फेयर में CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 यानी कि मीथेन आदि गैसों की परतें पाई जाती हैं। आदि गैसों की परत, आदि गैसों की परत, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की परत, मीथेन गैस की परत,
इन सभी गैसों की परतें पाई जाती हैं। ये कुछ ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती हैं। ये गैस करती क्या है? ये गैस सूर्य से आने वाला जो सौरिक विकिरण है, ये हमारे सूर्य देवता हैं। क्या हुआ भैया? ये हमारे सूर्य देवता हैं, सूर्य नारायण है, सूर्य देवता सन। सूर्य देवता सन, देखो ये क्या है? सौरिक विकिरण है, सौरिक विकिरण, सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन, इस सौरिक विकिरण की जो लघु तरंगें हैं, छोटी छोटी तरंगें हैं, वे छोटी छोटी तरंगों के लिए पारदर्शी का काम करती हैं। छोटी छोटी तरंगों को बड़े आराम से पृथ्वी के धरातल तक आने देती हैं। लेकिन ये पृथ्वी से निकलने वाला जो पार्थिव विकिरण है, क्या पृथ्वी से निकलने वाला जो पार्थिव विकिरण है, जो लंबी लंबी तरंगों के रूप में निकलता है, उसके मार्ग में ये रुकावट पैदा करती है। उसके मार्ग में ये क्या करती है? रुकावट पैदा करती है, निकलने में रुकावट क्रिएट करती है। और इसी कारण पृथ्वी का एक औसत तापमान बना रहता है। इसी को हरित ग्रह प्रभाव कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन आदि गैसों की परत के द्वारा सूर्य से आने वाले सौरिक विकिरण की लघु तरंगों, यानी लघु तरंग दैर्घ्य वाली तरंगों, छोटी तरंगों, कम लंबी तरंगों को बड़े आराम से पृथ्वी के धरातल तक आने देती हैं। लेकिन पृथ्वी से निकलने वाला जो पार्थिव विकिरण है, यह है पार्थिव विकिरण, पार्थिव विकिरण। अंग्रेजी में इसी को टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, पार्थिव विकिरण इसी को कहते हैं। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन इसी को कहते हैं। ये जो पार्थिव विकिरण की लंबी लंबी तरंगें हैं, उनको निकलने में रुकावट क्रिएट करती हैं। यही प्रभाव हरित ग्रह प्रभाव कहलाता है। इस प्रभाव के कारण पृथ्वी पर एक औसत तापमान बना रहता है, लगभग 15 डिग्री सेंटीग्रेड, जो जीवन को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी भी है। भाई पृथ्वी पर तापमान, अनुकूल तापमान है जीवन के लिए, इसीलिए तो यहां पर जीवन संभव है। अगर अनुकूल तापमान न होता तो यहां जीवन भी संभव ना होता, या जीवन भी पॉसिबल ना होता, संभव ना होता। तो मेरे प्यारे बच्चे, जीवन संभव नहीं है इसके बिना, तो ये अच्छी चीज है। लेकिन वर्तमान समय में क्या है? वर्तमान समय में CO2 की मात्रा, CH4 की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है ना। हम लोग क्या करते हैं? बोलो। CO2 की मात्रा, CH4 की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है। ये जो परत है वो मोटी होती जा रही है। ये परत कैसी होती जा रही है? ये परत मोटी होती जा रही है, ये थिक होती जा रही है, मोटी। ये परत कैसी होती जा रही है? मोटी होती जा रही है। देखो, ये परत मोटी होती जा रही है, ठीक है। और अब ये क्या करेगी कि सूर्य से आने वाले सौरिक विकिरण को तो आने देगी, लेकिन पृथ्वी से निकलने वाले पार्थिव विकिरण के मार्ग में ज्यादा रुकावट क्रिएट करेगी। और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के मार्ग में जब ज्यादा रुकावट क्रिएट करेगी, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के मार्ग में ज्यादा रुकावट क्रिएट करेगी, पार्थिव विकिरण के मार्ग में ज्यादा रुकावट क्रिएट करेगी, तो पृथ्वी का औसत तापमान लगातार बढ़ने लगेगा। एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ वो इंक्रीज होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। क्या होने लगेगा? पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ने लगेगा। और पृथ्वी के औसत तापमान का बढ़ना ही भूमंडलीय तापन कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। और इस भूमंडलीय तापन के लिए, इस ग्लोबल वार्मिंग के लिए, भूमंडलीय तापन, ग्लोबल वार्मिंग, इस भूमंडलीय तापन के लिए, इस ग्लोबल वार्मिंग के लिए
जो 60% तक जिम्मेदार तक योगदान जो है, पार्टिसिपेशन जो है, वो CO2 गैस का है। अप टू 60% जो पार्टिसिपेशन है इस ग्लोबल वार्मिंग में। ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं? पृथ्वी के औसत तापमान के बढ़ने को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। उसमें 60% तक योगदान CO2 गैस देती है। ठीक है जी। यानी कि मुख्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अगर किसी को ये इमेज कॉपी करना है, फटाफट से इमेज कॉपी कर सकते हैं। मैं ये जो चीज़ें आपको समझाई हैं लिखित रूप में अभी एक और बार आपके सामने रखने जा रहा हूँ। अभी भी कोई चीज़ कन्फ्यूज़न रह गई हो तो वहाँ पर लिखित तौर पर आप दूर कर लेना, एक और पढ़ लेना भाई। अभी ओजोन गैस की बात बेटा अभी मैं करूँगा। ओजोन गैस नेक्स्ट गैस है, उसकी चर्चा अभी मैं करने वाला हूँ। मुकेश अर्जुन राठौड़ जी, पृथ्वी पर कितने डिग्री तापमान रहता है? औसत तापमान तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन ये बढ़ता जा रहा है भाई। इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। सर जी माइक से जैसे ट्रांसफार्मर की आवाज़ आ रही है, एसी की आवाज़ आ रही है। संदीप कुमार जी, किसी और की आवाज़ नहीं आ रही। पृथ्वी पर कितने प्रकार की गैस पाई जाती है? बेटा सारी चीज़ों जो महत्वपूर्ण गैस हैं वो बता रहा हूँ, कुल गैसों की कोई काउंटिंग नहीं है। हाँ कृष्णदेव जी, आगे चलकर बिल्कुल जीव जंतुओं के लिए नहीं, सभी लोगों के लिए नुकसानदायक हो जाएगी। पृथ्वी पर जीवन के लिए भी खतरा हो जाएगी लगातार पृथ्वी का तापमान बढ़ता रहा तो। ठीक है जी बच्चे, चलिए। सर मोटा कैसे हो रहा है? वो हमारी गतिविधियों के कारण। अब जैसे हम लोग क्या है कि वाहनों का ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा निकल रही है। हम एसी, रेफ्रिजरेटर इनका ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है जी। सॉरी, एसी रेफ्रिजरेटर नहीं, जैसे धान की खेती, दलदली भूमि, पशुओं की जुगाली, इनसे मीथेन ज़्यादा निकल रही है। और कार्बन डाइऑक्साइड विभिन्न जैसे आंशिक जो जीवाश्म ईंधन है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इनके आंशिक दहन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। ठीक है जी। चलिए, इसलिए मोटी हो रही है क्योंकि इन गैसों की मात्रा बढ़ रही है। यहाँ पर मैंने आप लोगों को क्या बताया बच्चे? जो बताया वो सब आपके सामने है। पृथ्वी के चारों ओर CO2 तथा CH4 जैसी ग्रीन हाउस गैसों की परत सौर विकिरण को आसानी से पृथ्वी के धरातल तक आने देती है। सौर विकिरण का मतलब क्या है कि सूर्य से आने वाला विकिरण, पृथ्वी के धरातल तक आने वाला विकिरण, उसे सौर विकिरण कहते हैं। लेकिन यह परत पृथ्वी से निकलने वाले पार्थिव विकिरण के लिए रुकावट पैदा करती है। जो पृथ्वी से आने वाला जो पार्थिव विकिरण है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, उसके मार्ग में रुकावट पैदा करती है। सूर्य से आने वाला जो सौरिक विकिरण है उसको आसानी से पृथ्वी के धरातल तक आने देती है। ये चीज़ मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ बच्चे। ठीक है जी। चलिए, इसके बाद इसको कॉपी करो फटाफट से। 2 पॉइंट जो मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाए हैं वो लिखित रूप में यहाँ पर वर्णित है। आगे भी मैं बताऊंगा, परेशान मत होना आप। ठीक है जी, जल्दी से कॉपी करते रहिए आप। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शाबाश। सर आप एसी बंद कर दो। एसी अपने आप ही बंद हो गया यार, एसी बंद हो गया अपने आप ही। ठीक है, चलो, बहुत अच्छे बच्चे, ये कॉपी कर लिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए यहाँ पर देखिए, इसी प्रभाव को हरित गृह प्रभाव कहा जाता है। सौरिक विकिरण को आने देना, पार्थिव विकिरण के मार्ग में रुकावट पैदा करना हरित गृह प्रभाव कहलाता है। किंतु मानवीय गतिविधियों के कारण CO2 और CH4 जैसी गैसों की मात्रा पृथ्वी के वायुमंडल में बढ़ रही है। जो ह्यूमन एक्टिविटीज है उनके कारण जो CO2 और CH4 गैस है उनकी क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। पृथ्वी के औसत तापमान का बढ़ना ही भूमंडलीय तापन कहलाता है। जिस कारण क्या हो रहा है, पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ रहा है और पृथ्वी के औसत तापमान का बढ़ना ही ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। ठीक है जी। और ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार गैस कौन सी है? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। लगभग 60% तक जिम्मेदारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की इसमें होती है। ठीक है जी। चलिए, इसके बाद भाई अब हम बात करेंगे सीधे ओजोन गैस की। किसकी चर्चा करेंगे? ओजोन गैस की। क्या महत्व है, क्या प्रभाव है ओजोन गैस की? सर आगे चलकर जब ज़्यादा मोटी परत होने पर सूर्य प्रकाश के आगमन में तो प्रॉब्लम, सूर्य के प्रकाश को तो आने ही देगी भाई, उसमें विकिरण में कोई रुकावट पैदा नहीं करेगी। और जितनी मोटी होगी पृथ्वी से निकलने वाले पार्थिव विकिरण के मार्ग में और रुकावट क्रिएट कर देगी, तापमान और बढ़ जाएगा। गुरुजी माइक में प्रॉब्लम है थोड़ी बहुत, अब नहीं है बेटा, अब सही है माइक वाइक। ठीक है, चले नेक्स्ट। ओजोन गैस,
ओजोन गैस का क्या प्रभाव है भाई? ओजोन गैस O3, ओजोन गैस की चर्चा हम लोग करते हैं, O3 की चर्चा करते हैं। अगर ओजोन गैस की चर्चा करें, O3 की चर्चा करें बच्चे, तो O3 यानी कि ओजोन गैस भी बड़ी महत्वपूर्ण है बच्चे। क्यों महत्वपूर्ण है? पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर ओजोन गैस की भी एक परत है, O3 की परत, O3 की परत, ओजोन गैस की परत। ये परत करती क्या है? ये पृथ्वी, ये जो परत है, सबसे पहले तो ये जानो कि पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच ओजोन गैस की घनी परत पाई जाती है, डेंस लेयर पाई जाती है। ओजोन गैस की घनी परत यानी कि डेंस लेयर पाई जाती है 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच ओजोन गैस की घनी परत पाई जाती है, डेंस लेयर पाई जाती है। पहली चीज। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज क्या है? ये कहां, किस मंडल में पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल में पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ओजोन गैस की घनी परत पाई जाती है। प्यारे बच्चे, ये गैस करती क्या है? इस गैस की घनी परत क्या करती है कि सूर्य से आने वाला जो सौर्यिक विकिरण है, सौर्यिक विकिरण, सौर्यिक विकिरण जो सूर्य से आने वाला है, सोलर रेडिएशन जो सूर्य से आने वाला है, जो सूर्य से आने वाला सौर्यिक विकिरण है, सोलर रेडिएशन है, उस सोलर रेडिएशन की बादवा की प्रकाश को पृथ्वी के धरातल तक आने देगी। लेकिन उस सोलर रेडिएशन में से एक विशेष प्रकार का रेडिएशन है जिसको हम कहते हैं पराबैंगनी विकिरण, पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रावायलेट रेज। इन अल्ट्रावायलेट रेज को पृथ्वी के धरातल पर आने से पहले ही ये ओजोन गैस की परत वायुमंडल में ही अवशोषित कर लेगी। क्या कर लेगी? अल्ट्रावायलेट रेज के लिए ये क्या कर देगी? रुकावट क्रिएट कर देगी, उनको वहीं की वहीं वायुमंडल में ही अवशोषित कर लेगी। यानी पृथ्वी, भगवान ने हमारे लिए क्या दे दी? एक जाली दे दी, एक जाली, एक फिल्टर दे दिया। जैसे हम चाय पीते हैं ना, तो लिक्विड लिक्विड तो अंदर आता है, सॉलिड चलनी छान लेती है, सॉलिड बाहर रह जाता है। इसी प्रकार सूर्य के सौर्यिक विकिरण में से बादवा की विकिरण तो पृथ्वी के धरातल तक आ गया, लेकिन जो पराबैंगनी विकिरण है उसे अवशोषित कर लिया गया, जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं उसको एब्जॉर्ब कर लिया गया। किसको एब्जॉर्ब कर लिया गया? अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लिया गया, पराबैंगनी किरणों को एब्जॉर्ब कर लिया गया। किसके द्वारा? O3 गैस की परत के द्वारा। अगर ये पराबैंगनी किरणें पृथ्वी के धरातल तक आ जाती तो क्या होता? आंखों पे पड़ती तो आंखों का अंधापन, आंखों से संबंधित बीमारियां, स्किन पे पड़ती तो स्किन से संबंधित बीमारियां हैं, बहुत सारी बीमारियां हो सकती थी, चर्म कैंसर भी हो सकता था। ठीक है जी, तो बहुत सारी बीमारियों के होने का खतरा बना रहता। लेकिन भगवान ने क्या किया? हमें एक जाली दे दी, जालक दे दिया, और एक जालक देकर हमारी रक्षा कर ली, एक फिल्टर देकर हमारी रक्षा कर ली। क्या कर लिया? एक फिल्टर दे दिया और फिल्टर देकर हमारी रक्षा कर ली। क्लियर है? समझ में आया? चलिए, अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा तुम्हारा। ठीक है बच्चे, तो ये फिल्टर बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन फिर भी अब मानवीय गतिविधियों पे आ जाओ।
मानवीय गतिविधियां तो इनके लिए भी हानिकारक हैं। देखो एसी चला रहे हैं, फ्रिज चला रहे हैं, इनसे क्या निकल रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन नामक एक रसायन निकल रहा है। और वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन नामक रसायन इस ओजोन गैस की परत को कमजोर कर रहा है। और जहां ओजोन गैस की परत कमजोर हो जाती है, हम लोग कहते हैं कि वहां ओजोन छिद्र हो गया है, ओजोन डेप्लीशन हो गया है, ओजोन होल हो गया है। 66.5 डिग्री साउथ अंटार्कटिक वृत्त और 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक वृत्त, इन दोनों के ऊपर ही ओजोन होल देखे गए, ओजोन छिद्र देखे गए। क्या देखे गए, ओजोन होल, ओजोन छिद्र देखे गए, इन दोनों के ऊपर ही बच्चे। 66.5 डिग्री नॉर्थ के ऊपर भी, 66.5 डिग्री साउथ के ऊपर भी। पहला ओजोन छिद्र कहां देखा गया, अंटार्कटिक वृत्त के ऊपर, 66.5 डिग्री साउथ के ऊपर। फॉरमन महोदय, ब्रिटिश विद्वान थे फॉरमन महोदय, उन्होंने खोज की थी इसकी। दूसरा ओजोन छिद्र कहां देखा गया, 66.5 डिग्री नॉर्थ के ऊपर। तो इस प्रकार से बच्चे ये ओजोन डेप्लीशन, ओजोन क्षरण से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। आप सबसे पहले क्या करेंगे, कॉपी, जिसको ये इमेज करना हो वो कॉपी कर ले। मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है जी। चलिए, क्यों चला रहे हो, एसी बंद करो। हाँ, चलना तो नहीं चाहिए यार, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकल रहा है इससे, बंद कर दिया मैंने तो एसी, ठीक है जी। ध्रुवों के आसपास ठंडक बहुत ज्यादा पड़ती है और विशेष मौसमी दशाओं के कारण ही जो है ये ध्रुवों के आसपास ही ओजोन छिद्र देखे गए हैं। अमित जी, हमें दिखता क्यों नहीं सर, वो तो भैया डॉप्सन यूनिट में ओजोन की मोटाई मापी जाती है, जहां डॉप्सन यूनिट कम होती हैं वहां हम कहते हैं कि ओजोन छिद्र हो गया है। अब वो विद्वानों का काम है, दिखेगा तो ही नहीं। हवा तुम्हें दिखती है क्या, ऐसी ओजोन भी नहीं दिखेगी तुम्हें। बैक कर दीजिए सर, बैक कर दीजिए सर, बैक कर दीजिए सर, बैक कर दीजिए सर, बैक कर दीजिए सर। अनु मौर्य जी, बैक कर दीजिए, बैक कर दीजिए, बैक कर दीजिए, लीजिए बैक कर दिया। जल्दी से कॉपी कर लो भाई, ठीक है सर, एक साथ कर रहा हूँ नोट। बहुत अच्छी बात है कुलदीप कुमार जी, तुम तो ये समझ लो कि झंडा गाड़ रहे हो यार, एकदम से तुम नाम रोशन करे दे रहे हो। अनु मौर्य जी कर लिया, चलिए ये भी आपने कॉपी कर लिया होगा, ऐसा मेरा भरोसा है। अब आ जाइए, एक और बार समझते हैं रिटन तौर पर, यानी कि हर चीज़ में 2 बार पढ़ाता हूँ आपको, तो बड़ी खुशी होती होगी आपको, एक एक चीज़ क्लियर होती होगी। चलिए ओजोन गैस की बात करते हैं। यद्यपि वायुमंडल में इसकी मात्रा बहुत कम होती है, परंतु यह वायुमंडल का एक महत्वपूर्ण घटक है ना। छोटे कहते हैं ना कि छोटा है पर खोटा है, वो स्थिति है। वायुमंडल में मात्रा तो कम है, लेकिन बच्चे ये प्रभावकारी बहुत है। यह एक छन्नी की भांति, फिल्टर की भांति कार्य करता है और सूर्य की परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है। इस गैस की परत क्या करती है, अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है और हमारी रक्षा करती है। कॉपी करो फटाफट से, ठीक है जी। अलग अलग जगहों पर बेटा ओजोन परत की जो मोटाई है वो अलग अलग पाई जाती है, फिक्स नहीं है किसी जगह पर, ठीक है भाई, ये कॉपी कर लिया होगा आपने। इसके बाद बच्चे, यदि ये किरणें सतह तक, पृथ्वी के धरातल तक पहुंच जाती हैं तो तापमान में तीव्र वृद्धि, आंखों का अंधापन व चर्म कैंसर का खतरा उत्पन्न हो जाता। यह गैस समताप मंडल के निचले भाग में पाई जाती है और 15 से 35 किलोमीटर, लगभग 20 से 35 किलोमीटर कर लेना, लगभग 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह सघनता से पाई जाती है। लगभग 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह कैसे पाई जाती है, डेंस मात्रा में, सघनता से पाई जाती है। बोले क्लियर है, ये भी कॉपी कर लो भाई, जल्दी से कॉपी करें आप। चलिए भाई, सर मानव जिस जगह, जल्दी कॉपी करते चलिए। सर मानव जिस जगह रहेगा वहां प्रदूषण, गंदगी ही पैदा होगी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मानव ही है। अरे नहीं तुमने तो एकदम यार ज्ञान दे दिया पूरा पूरा अच्छा वाला है। चलिए ये सारी चीज आपको समझ में आ चुकी है। अच्छा, इसके बाद भाई देखो, जेट वायुयानों से निकलने वाली नाइट्रोजन ऑक्साइड,
एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर आदि में प्रयुक्त व निःसृत क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसकी परत को नुकसान पहुंचाता है। ओजोन परत को क्षरित होने से बचाने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए हैं, सहमति बनी है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर क्या हुआ, विश्व स्तर पर सहमति बनी है, जिससे कि ओजोन गैस की परत में जो क्षरण हो रहा है, जो होल हो गए हैं, उनको पूरा किया जा सके और ओजोन क्षरण की समस्या से निपटा जा सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओजोन छिद्र अब तक कहाँ देखे गए हैं। ओजोन छिद्र मेरे बच्चे, अगर हम बात करें ओजोन होल की, ओजोन छिद्र की बात करेंगे तो प्यारे बच्चे ओजोन छिद्र जो देखे गए वो पहला देखा गया 66.5 डिग्री साउथ के ऊपर, यानी कि अंटार्कटिक वृत्त के ऊपर। ठीक है जी। और दूसरा देखा गया 66.5 डिग्री नॉर्थ, यानी कि आर्कटिक वृत्त के ऊपर, आर्कटिक वृत्त के ऊपर, आर्कटिक सर्किल के ऊपर, ये देखा गया। ठीक है, ओजोन छिद्र की बात हो रही है। अच्छी तरीके से आप यहां पर देख सकते हैं, ये ऐसे ही लिखा जाएगा ओजोन छिद्र, ओजोन होल। ठीक है बच्चे, कॉपी कर लीजिए और इसके बाद ये वाली समस्या भी आपकी होगी कंप्लीट। इसके बाद मैं बात करूंगा सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, इन पर चर्चा करूंगा। ठीक है भाई, ये आपने कॉपी कर लिया होगा। हमें आपसे पढ़ता पढ़ता प्यार हो गया है। अच्छा विशाल शर्मा जी, पढ़ते पढ़ते प्यार हो गया भाई, वाह बहुत बढ़िया। प्यार तो एक ऐसी चीज़ है यार, किसी को देखते ही हो जाता है। तो 2 महीने बाद हुआ है, चलो खैर देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं है। आजकल प्यार तो बहुत जल्दी हो जाता है। हम चल रहे हैं चौराहे पे, कोई जाता हुआ देख लिया, प्यार हो गया। ऐसे इतनी जल्दी प्यार हो रहा है आजकल। फोटो देख के प्यार हो जाए, यूट्यूब पे वीडियो देख के प्यार हो जाए, प्यार तो बहुत जल्दी हो रहा है आजकल। और तुमने 2 महीने लगा दिए। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम लोगों की वजह से ही मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, जिससे कि तुम लोग अच्छे से चीज़ों को समझ सको, है गेन कर सको। चलिए भाई, अब कुछ गैसेस और हैं। देखो मैंने वायुमंडल में बहुत सारी गैसेस के बारे में बात की थी आपसे बच्चों। मैंने देखो नाइट्रोजन के बारे में भी बता दिया, मैंने ऑक्सीजन के बारे में भी बता दिया, मैंने ऑर्गन के बारे में भी बता दिया, मैंने कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में भी बता दिया, मैंने ओजोन गैस के बारे में बता दिया। लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड गैस रह गई है। अब बेचारी इस गैस से क्या दुश्मनी है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। इस बेचारी से क्या दुश्मनी है? रामशीष कुमार जी कह रहे हैं सर स्लो चलिए, हम लिख नहीं पाते हैं। ओ भाई कितनी देर में लिखोगे? एक एक चीज लिखा रहा हूं यार, एक आध शब्द छूट जाए पीडीएफ से कवर कर लेना। चलो और स्लो चलूंगा, परेशान मत हो तुम खुश रहो, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है? अब भाई सल्फर डाइऑक्साइड की बात करेंगे। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। अच्छा जैसे मैंने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही चर्चा कर ली थी किस पर, मीथेन गैस पर, इसी प्रकार एक सल्फर डाइऑक्साइड गैस के साथ ही मैं चर्चा करूंगा नाइट्रोजन के ऑक्साइड की। नाइट्रोजन के ऑक्साइड किसकी चर्चा करूंगा? नाइट्रोजन के ऑक्साइड की चर्चा करूंगा। ठीक है, नाइट्रोजन के NOx की चर्चा करूंगा, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। प्यारे बच्चे, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड ये क्या काम करते हैं? ये वायुमंडल की नमी के साथ अभिक्रिया करते हैं। वायुमंडल की नमी के साथ अभिक्रिया करते हैं और वायुमंडल की नमी के साथ अभिक्रिया करके ये तो बनाता है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। ये तो बनाता है सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 और ये बनाता है भैया HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल।
ये क्या बनाता है? नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3। HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल। ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड नमी के साथ वायुमंडल में विद्यमान जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वायुमंडल में विद्यमान नमी के साथ अभिक्रिया करती है तो नाइट्रिक अम्ल बनाती है। और ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, ये सब वर्षा की बूंदों के साथ मिलकर जब जमीन पर गिरते हैं तो ऐसी वर्षा अम्ल वर्षा कहलाती है। और अम्ल वर्षा के लिए बच्चों 70% तक जिम्मेदार H2SO4 है और 30% तक जिम्मेदार HNO3 है। ऐसे भी कह सकते हैं कि इस अम्ल वर्षा के लिए 70% तक जिम्मेदार सल्फर डाइऑक्साइड गैस है और 30% तक जिम्मेदार नाइट्रोजन की ऑक्साइड है। बोलो क्लियर हुआ? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन की ऑक्साइड क्यों जिम्मेदार है, यहां पर आप देख पा रहे हैं। ठीक है जी। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चे, अम्ल वर्षा की अगर हम बात करेंगे, किसकी? अम्ल वर्षा की, एसिड रेन की, तो ये पर्यावरण का एक इशू है, पहलू है। इसकी अगर हम चर्चा करेंगे तो इसके लिए दो चीजें जिम्मेदार हैं। दोनों चीजें यहां पर लिखी हुई हैं। मैंने जो समझाया वही लिखित तौर पर आपके सामने है। ये भी लिखा हुआ है, अम्ल वर्षा के लिए 70% योगदान किसका, 30% योगदान किसका है। ठीक है। और ये अम्ल वर्षा होती क्या है? जब ये सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल वर्षा की बूंदों के साथ मिलकर जमीन पर गिरते हैं तो ऐसी वर्षा ही अम्ल वर्षा कहलाती है। प्यारे बच्चे, ऐसी वर्षा ही क्या कहलाती है? एसिड रेन कहलाती है। ठीक है जी। चलिए, आपकी तरह अभी तक किसी और ने नहीं पढ़ाया, आपकी तरह अभी तक किसी और ने नहीं पढ़ाया, भाई वाह, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया अम्ल वर्षा क्या है। गैसेस कंप्लीट हो गई, और गैसेस कंप्लीट हो गई, इसके बाद वायुमंडल के जो दो फैक्टर हैं, जलवाष्प और धूलकण, इन पर चर्चा की जाएगी। लेकिन चर्चा कब होगी? कल होगी बच्चों। कब होगी बच्चे? कल। आराम से हम लोग चर्चा करेंगे, हैं? कल सैटरडे है, लेकिन मैं अपनी क्लास कल लगवा लूंगा, क्योंकि आपकी दो मैराथन के कारण दो क्लासेस, मैराथन के कारण मेरी दो मैराथन रही ना, तो दो क्लासेस आपकी मिस हो गई, इसलिए कल क्लास में लगवा दूंगा। ठीक है। हाँ, तो कल क्लास लेंगे हम, सैटरडे को भी आपसे मुलाकात होगी बच्चों। ठीक है। मंडे की बात करेंगे तो मंडे को तो मिलते ही हैं, संडे का ऑफ रहेगा आपका। अब इस क्लास के समापन की बारी आ चुकी है, हम लोग आपसे अब कल मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।